बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में ट्रांजिस्टर की बात शुरू की थी और हमने ये देखा था कि ट्रांजिस्टर दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर हो सकता है और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो सकता है। अब अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये हमारे पास इमिटर, बेस और कलेक्टर की सूरत में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। और इसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि हमारे पास यहाँ इमिटर के ऊपर जो एरो हेड लगेगा उसकी डायरेक्शन जाहिर करेगी कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की सूरत में ये एरो इमिटर टू बेस की तरफ डायरेक्ट करेगा, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर की सूरत में ये बेस से इमिटर की तरफ होता है। अब देखा जाए तो हमारे पास इसके तीन टर्मिनल बनते हैं। एक हमारे पास इमिटर बनता है, एक बेस बनता है और एक कलेक्टर बनता है। सिमिलरली फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर तो हमारे पास तीन टर्मिनल बनते हैं और किसी भी सर्किट में जहाँ पे हमने इनपुट देनी हो और हमें आउटपुट हासिल होनी हो तो हमें दो इनपुट टर्मिनल चाहिए, जबकि दो ही आउटपुट टर्मिनल चाहिए। अगर हमने दो टर्मिनल लेने हों तो हमारे पास टोटल 4 टर्मिनल होने चाहिए, जबकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इनमें से एक टर्मिनल को कॉमन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन टर्मिनल इनपुट पर भी होगा और आउटपुट पर भी होगा। तो उसके मुताबिक हमारे पास किसी भी सर्किट में इस्तेमाल करते हुए ट्रांजिस्टर की 3 कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। कॉन्फ़िगरेशन में पहली हमारे पास क्या हो सकती है? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, दूसरी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है एंड द थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होगा कि इमिटर दोनों तरफ, इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ इमिटर हमारे पास कॉमन होगा। और ऊपर फोकस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इमिटर कॉमन होगा, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कलेक्टर और इमिटर के दरमियान दी जा सकती है। इसी तरह कॉमन बेस की सूरत में हम इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास इमिटर और बेस के दरमियान इनपुट हो सकती है, कलेक्टर और बेस के दरमियान आउटपुट हो सकती है। और इसी तरह कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर दोनों तरफ इनपुट और आउटपुट पर हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरह की कॉन्फ़िगरेशन हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज़। आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की। In majority of electronic circuit, transistors are basically used as amplifiers. अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादातर हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। An amplifier is thus the building block of every complex electronic circuit. तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीफायर तकरीबन हर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बुनियादी जुज है। It is for this reason that study of ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज इम्पॉर्टेंट। यही वजह है कि हमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पे पढ़ना ज्यादा अहम है। एम्पलीफायर की ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पे जब हमने यूज करना हो तो हम इन तीनों में से कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा वो भी हम सर्किट डायग्राम में देखते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को इस तरीके से अटैच करते हैं सर्किट में कि अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम बताना चाहें कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है तो चूंकि एरो हेड बेस से इमिटर की तरफ है, इसका मतलब बेस शुड बी अ पी टाइप, तो लाजमी तौर पे ये एन होगा तो ये भी एन होगा, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर होगा। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर में इमिटर टू बेस जंक्शन, ये जो हम जंक्शन की बात करते हैं इसके हमने इमिटर टू बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम ये N, ये P और ये N है, तो उसका मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव लगाना होगा टर्मिनल। तो
ये हमारे पास इमिटर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जबकि कलेक्टर टू बेस जंक्शन के लिए हम रिवर्स बायस करना है हमने, तो इस कलेक्टर को हमें पॉजिटिव के साथ अटैच करना होगा। तो जो VCC होगी और इसको हम VBB कहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इमिटर टू बेस, ये हमारे पास इमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर होगा। इमिटर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर टू बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। और इसको अगर मैं RL या RC डिनोट कर देता हूँ, ये RB डिनोट कर देता हूँ, इनपुट रेजिस्टेंस है, तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास सर्किट एज एम्पलीफायर इस्तेमाल हो सकेगा। अब इसका यूज़ कैसे होगा या ये वर्क कैसे करेगा, तो उस सूरत में अगर हम इस सर्किट को देखें तो यहाँ पे इस VBB को हमने इस इनपुट को देने के लिए इस्तेमाल किया है, तो लाजमी तौर पे VBE ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस B एंड E, चूँकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल RB के अक्रॉस भी ड्रॉप होगा, इस वजह से ये VBB के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगा इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ से हासिल हो रहा है, जिसको हम VCE का नाम दे रहे हैं। अब ये VCE हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, जबकि VBE इनपुट वोल्टेज है। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए कांस्टेंट होता है, तो IC की वैल्यू बीटा IB के बराबर होगी, और IB किसके बराबर होगा। अब करंट IB जो इंजेक्ट हो रहा होगा इनटू दी सर्किट, वो डिपेंड करेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के ऊपर, यानी IB शुड बी इक्वल टू VBE ओवर RIE। RIE को हम इनपुट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो उसके बराबर होगी। तो ये बीटा IB के बराबर होगा, तो यहाँ से IC की वैल्यू लिखी जा सकती है B। तो IC हमारे पास बीटा IB की जगह पे हम पुट कर सकते हैं VBE ओवर RIE। ये तो हमारे पास हो गया IC कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आउटपुट करंट की बात करें, IC यहाँ पे, अब अगर हम आउटपुट सर्किट की बात करें तो इसको हम VCE को आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ वोल्टेज रूल। किरचॉफ वोल्टेज रूल के मुताबिक जब हम इसको हल करेंगे तो ये होना चाहिए VCC माइनस ICRC माइनस VCE should be equal to 0, यानी sum of all the voltage changes in this loop should be equal to 0। तो VCE can be written as VCC minus ICRC, और we know that IC is this, V depend upon input, तो VCC माइनस IC की जगह हम पुट करेंगे बीटा VBE ओवर RIE, ये पुट किया हमने, इंटू RC ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये VCE होगा। ये हमारे पास बेसिकली आउटपुट वोल्टेज है, जबकि इनपुट वोल्टेज हमारे पास VBE के बराबर है। तो ये इक्वेशन बन गई जिसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेजेस दोनों हैं। अब जैसे ही हम इसके इनपुट पर कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं जो उसके अंदर स्मॉल वेरिएशन क्रिएट करे, यानी अगर ये डेल्टा
VBE इसमें चेंज करे तो उस सूरत में क्या होगा, क्या आउटपुट VCE में कोई चेंज आएगी या नहीं आएगी। लाजमी तौर पे जब डेल्टा VBE यानी VBE के लेवल को प्लस डेल्टा VB या माइनस डेल्टा VB इस तरह सिग्नल हम इस पर अप्लाई कर दें तो क्या, तो अब अगर हम इसको इक्वेशन को लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज V0, ये आउटपुट वोल्टेज है, बराबर है VCC माइनस, इसको ज़रा मैनिपुलेट कर लेते हैं, बीटा RC/RIE इंटू VBE। ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा जब हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम एक स्मॉल सिग्नल डेल्टा V इनपुट पर देते हैं तो उस सूरत में लाजमी तौर पे VBE वो चेंज हो जाएगा VBE प्लस डेल्टा VIN, यानी इनपुट सिग्नल उसमें उतना इजाफा अल्टीमेटली उतनी कमी कर देगा। इसी तरह जो V0 है वो चेंज हो जाएगा V0 प्लस डेल्टा V प्लस डेल्टा V0, यानी इसके अंदर अगर IB में चेंज आएगी तो IB प्लस डेल्टा IB तो वो भी चेंज हो जाएगा। अल्टीमेटली इनपुट वोल्टेज चेंज होने का मतलब इनपुट करंट चेंज होगा, इनपुट करंट चेंज होने का मतलब इस फार्मूले में आप देखें तो आउटपुट करंट भी चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँ तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगा कि V0 की जगह पे लिखूँगा V0 प्लस डेल्टा V0, VCC चूँकि कांस्टेंट है, माइनस बीटा RC/RIE इंटू VBE की जगह पे लिख देंगे VBE प्लस डेल्टा VIN। अब ये वैल्यूज़ हमने चेंज कर दी जब उस पर एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया। तो जैसे ही आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास बचेगा डेल्टा V0। लेफ्ट हैंड साइड से जब माइनस होगी डेल्टा V0 बचेगा, इज इक्वल टू VCC में से VCC माइनस होगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए बीटा RC/RIE इंटू VBE, बीटा RC/RIE इंटू VBE कैंसिल हो जाएगा, जबकि बाकी जो बचेगा वो माइनस बीटा RC/RIE, चूँकि इसके साथ भी आना है और इसके साथ भी आना है, तो डेल्टा VIN बचेगा। अब इससे क्या हुआ कि मैं इसको इधर ले आता हूँ, डेल्टा Vout ओवर डेल्टा VIN इज इक्वल टू माइनस बीटा RC/RIE। ये जो हमारे पास डेल्टा Vout ओवर डेल्टा VIN है तो ये बेसिकली आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल है, और ये हमारे पास वोल्टेज गेन है। और इसको हम जाहिर करते हैं अल्फा के साथ, दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा RC/RIE। अब देखा जाए तो बीटा की वैल्यू कई 100 तक हो सकती है और RC के मुकाबले में RI की वैल्यू भी बहुत कम होती है, इसलिए ये हमारे पास जो वोल्टेज गेन होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर वोल्टेज गेन इसको नंबर्स की सूरत में देखें तो बाज़ों का ये थाउजेंड्स में चली जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इनपुट सिग्नल अगर ये है तो आउटपुट सिग्नल इससे बहुत एम्पलीफाई हो जाएगा।
अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई इसके अंदर आप गौर करें कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले बनाया, यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल पहले बनाया। इसका मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट आपस में आउट ऑफ फेज होती हैं। आउट ऑफ फेज होने का मतलब ये है कि ये 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होती हैं, और ये नेगेटिव साइन जो यहाँ पे आ रहा है ये बेसिकली इसकी आउटपुट को 180 डिग्री फेज शिफ्ट को शो कर रहा होता है। तो ये था हमारे पास वोल्टेज एज एम्पलीफायर। इसको हम आमतौर पे ए से डिनोट करते हैं, सॉरी, वोल्टेज गेन को हम आमतौर पे ए से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास था जी वोल्टेज एम्पलीफायर। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज वोल्टेज एम्पलीफायर। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।